नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एमसीक्यू आईक्यू में। जैसा कि पता है एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वैकेंसी आई है और उसका एग्जाम बहुत जल्दी होने वाला है। उसकी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की सीरीज लेके आया हूँ मैं आपके लिए, क्योंकि 350 से ज्यादा पोस्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में, जो कि बहुत ज्यादा पोस्ट है। मैं आपको पढ़ाऊंगा कॉमन कैडर के बारे में। जो कॉमन कैडर वाली पोस्ट है उसके लिए हम प्रिपरेशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिलेबस की बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की। तो टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 2 घंटे में आपको करने हैं। रीजनिंग आएगी 40 नंबर की और जनरल इंटेलिजेंसी आएगी। जनरल अवेयरनेस 35 नंबर की आएगी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव 35 नंबर की आएगी और मैथ्स आएगी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 नंबर की आएगी। तो मैं कवर कराऊंगा जनरल अवेयरनेस। हम कवर करेंगे जो भी सब्जेक्ट आते हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह, इकोनॉमिक्स, ये सब, करंट अफेयर, ये सब मैं आपको कवर कराऊंगा 35 नंबर का। 35 नंबर बहुत बड़ा वेटेज होता है, तो 35 नंबर बहुत मायने रखाते हैं एग्जाम में, क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स तो सब कर लेते हैं, इंग्लिश भी सब कर लेते हैं, मगर जनरल अवेयरनेस से बहुत सारे क्वेश्चन गलत होते हैं। तो कौन कौन सी पोस्ट है? जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर सबसे ज्यादा पोस्ट है 237। इसकी प्रिपरेशन करेंगे हम, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉमन कैडर की, क्योंकि इसमें सब भर सकते हैं। बैचलर डिग्री होना चाहिए इन स्ट्रीम में, तो बहुत सारे लोगों ने ये पोस्ट भरी होगी। और ये जो सिलेबस है ना, सबके लिए सेम है, लगभग हर पोस्ट के लिए ये सिलेबस सेम है। और एक्स्ट्रा जैसे आप लॉ का भरा होगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव लॉ का भरा होगा, तो लॉ के सब्जेक्ट ऐड हो जाएंगे उसमें। इसके अलावा ये सब्जेक्ट तो रहेंगे कॉमन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फॉर्म द हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद ने बनाई थी हिंदुस्तान सोशलिस्ट एसोसिएशन रिपब्लिक एसोसिएशन। तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन ये बनी कब थी? ये बनी थी 1928 में। किसने बनाई थी? चंद्रशेखर आजाद जी ने बनाई थी इसको। कहां पर? फिरोज शाह कोटला मैदान में बनाई थी। यहाँ पर उद्घाटन किया था उसका दिल्ली में, फिरोज शाह कोटला मैदान में इसको बनाई थी। ठीक है, और उनके साथ कौन कौन था? उनके साथ विजय कुमार सिंह, शिव वर्मा, सुखदेव, जयदेव कपूर, भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा, ये सब इनके साथ थे, चंद्रशेखर आजाद जी के साथ थे जब ये फाउंडेशन बनाई थी इन्होंने। चंद्रशेखर आजाद की बात करते हैं। चंद्रशेखर आजाद एक लौते मेंबर थे HSRA के जो कभी अरेस्ट नहीं हुए। ठीक है, याद रखना है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के एक लौते मेंबर थे चंद्रशेखर आजाद जो कभी अरेस्ट नहीं हुए पुलिस के हाथों। और इनकी डेथ हुई थी 27 फरवरी 1931 में एल्फर्ड पार्क इलाहाबाद में। इनने खुद को गोली मार ली थी, मगर पुलिस ने पकड़ नहीं पाए थे पुलिस। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन? मीथेन के एक अणु में कितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं? ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। हाइड्रोजन की बात कर रहा है तो 4 हाइड्रोजन है एक कार्बन के साथ। इसका करेक्ट आंसर है 4 हाइड्रोजन है। मीथेन की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला CH4 होता है, जिसमें एक कार्बन होता है और 4 हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। मीथेन को हम CH4 बोलते हैं। मार्स गैस बोलते हैं मीथेन को मार्स गैस भी बोलते हैं। और जो बायोगैस होती है ना, गोबर गैस, उसमें 75% मीथेन होती है। ये क्वेश्चन भी आता है कि बायोगैस में सबसे ज्यादा क्या कौन सी गैस होती है? तो मीथेन होती है। CNG होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें भी 95% मीथेन होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where was the International Education Summit Academic Excellence held in 2023? 2023 में एकेडमिक उत्कृष्टता पर अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर है दुबई में। जो इंटरनेशनल एजुकेशन समिट था वो दुबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज? भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर है फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो पार्ट 4A में आता है। देखिए, ओरिजिनली 395 आर्टिकल थे और 22 पार्ट थे और 8 शेड्यूल थे, मगर प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट में 448 आर्टिकल्स हो गए हैं, 25 पार्ट हो गए और 12 शेड्यूल हो गए हैं। ये भी आ जाता है एग्जाम में कि ओरिजिनल कितने आर्टिकल वगैरह थे और अब आर्टिकल कितने हैं। तो पार्ट पूछा है, इसमें 25 पार्ट है हमारे। पार्ट फर्स्ट की बात करते हैं, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जिसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक आर्टिकल आते हैं पार्ट फर्स्ट में। पार्ट सेकंड में सिटीजनशिप की बात करते हैं, 5 से लेकर 11 आर्टिकल आते हैं। पार्ट थर्ड है हमारा फंडामेंटल राइट्स, जिसमें 12 से 35 आर्टिकल। थर्ड की बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जिसमें 12 से 35 आर्टिकल आते हैं, 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल आते हैं। फिर पार्ट फोर्थ में आता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आर्टिकल होते हैं। और DPSP के अंदर आता है आर्टिकल 4A, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज होते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, मगर 42 अमेंडमेंट हुई थी 1976 में, जिसमें 10 फंडामेंटल ऐड हुए थे। फंडामेंटल ड्यूटीज 10 ऐड हुई थी इसमें, 42 अमेंडमेंट 1976 में, और 86 अमेंडमेंट 2002 में 11वीं फंडामेंटल ऐड हुई थी हमारी। और फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करते हैं तो आर्टिकल 51A में आता है।
जो फंडामेंटल ड्यूटी है ना, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, 42 अमेंडमेंट 1976 में ऐड करी थी। किसकी, कौन सी कमेटी ने बोला था कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमें लाना चाहिए? तो कमेटी का नाम ही रखिए, सरदार सोवन सिंह कमेटी ने बोला था कि हमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड करना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये किसके अंदर आता है? डीपीएसपी के अंदर 51 आर्टिकल है, पार्ट 4A में आता है। जो फंडामेंटल राइट्स है ना, हमने फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिए? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद अबोलिशन ऑफ टाइटल्स? भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उपधारियों के उन्मूलन से संबंधित है? जो अबोलिशन ऑफ टाइटल्स, जितने भी भारत रत्न वगैरह मिलते ना लोगों को, वो आप टाइटल्स अपने नाम के पहले नहीं लगा सकते। तो इसका आर्टिकल क्या है? इसका आर्टिकल 18 में आता है। आर्टिकल 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल्स बोलते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में आते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स है हमारे। इसकी ट्रिक है, आप कैसे याद रखेंगे? तो EF CC, तो ई से आता है सबसे पहले राइट ऑफ इक्वलिटी, 14 से 18 आर्टिकल आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू इक्वलिटी में आता है टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, आर्टिकल 18। तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ग्राउंड ऑफ सेक्स, रिलीजन और रेसेस। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है सेक्स के आधार में, रिलीजियस के आधार में और जाति के आधार में, वो नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 15 बोलता है। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को दूर करना, आर्टिकल 17। तो ये 3 इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, याद रखिए। फिर F से आता है राइट टू फ्रीडम, 19 से 22 आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम वाला। फिर राइट टू एक्सप्लोइटेशन, आर्टिकल 23-24। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक। फिर C से आता है कल्चर एंड एजुकेशन, 29 और 30 आर्टिकल होता है। जो 31 आर्टिकल था उसको अबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। फिर आर्टिकल 32 होता है कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो जो न्यूटन की डिस्कवरी किसने की थी? जेम्स कैडविक ने की थी। इसका करेक्ट आंसर जेम्स कैडविक, इनको नोबेल प्राइज मिला था। जेम्स कैडविक की बात करते हैं, ब्रिटिश थे, इनने डिस्कवर करी थी न्यूटन की और इनको नोबेल प्राइज मिला था। जे थॉमसन की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवर करी थी जे थॉमसन ने। नील्स बोह ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स की डिस्कवरी की थी, इनको भी नोबेल प्राइज मिला था। फिर रदरफोर्ड, जिनको 1908 में नोबेल प्राइज मिला था केमिस्ट्री में, थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया था इनने, और इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने डिस्कवर किया था न्यूक्लियर एटम इन 1911 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का हिस्सा नहीं है? तो नेशनल इंश्योरेंस फिस्कल पॉलिसी में आता है। इनकम टैक्स और वेट जो टैक्स होता है ये फिस्कल पॉलिसी में आता है। कौन सा? इंटरेस्ट रेट नहीं आता। इसका करेक्ट आंसर है इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैव बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ नीति आयोग? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे नीति आयोग का नया CEO नियुक्त किया गया है? इसका करेक्ट आंसर है BRV सुब्रमण्यम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीति आयोग बना कब था? 5 जनवरी 2015 में बना था। 1 जनवरी 2015 में नीति आयोग बना था। इसके चेयरमैन कौन होते हैं? जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है इंडिया का, वो चेयरमैन होता है ऑटोमेटिकली। तो अभी नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर है, तो अभी चेयरमैन है नीति आयोग के नरेंद्र मोदी जी। इसके वाइस चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है, CEO भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वाइस चेयरमैन बने सुमन बेरी और CEO बने BRV सुब्रमण्यम। अगर पूछता है कि 1 जनवरी 2015 में फर्स्ट CEO कौन बने थे, तो शिंदू श्री खुल्लर फर्स्ट CEO थे नीति आयोग के। और फर्स्ट वाइस चेयरमैन कौन बने थे? अरविंद भंगरिया इसके फर्स्ट वाइस चेयरमैन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेथोमीटर इज यूज टू मेजर? फेथोमीटर का उपयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फेथोमीटर जो ओशन का डीप होता है ना, ओशन की गहराई को नापने के यूज करते हैं हम फेथोमीटर का। देखिए रेक्टर स्केल, अर्थ क्यूब को नापने के लिए 2 स्केल होते हैं। अर्थ क्यूब की इंटेंसिटी नापते हैं हम, और अर्थ क्यूब का मैग्नीट्यूड नापते हैं। अगर क्वेश्चन आता है अर्थ क्यूब का मैग्नीट्यूड किससे नापते हैं, तो आप लगाएंगे रेक्टर स्केल। अर्थ क्यूब का मैग्नीट्यूड नापने के लिए हम रेक्टर स्केल का उपयोग करते हैं। और इंटेंसिटी, जो अर्थ क्यूब की इंटेंसिटी होती है, उसके लिए कौन सा स्केल होता है? तो मर्केली स्केल। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अर्थ क्यूब में 2 चीज होती है, एक इंटेंसिटी होती है, एक मैग्नीट्यूड। इंटेंसिटी नापने के लिए अर्थ क्यूब की मर्केली स्केल यूज होते हैं, और मैग्नीट्यूड नापने के लिए रेक्टर स्केल यूज होता है। रेनफॉल नापने के लिए रेन गेज यूज होता है। ओशन डेप्थ नापने के लिए फेथोमीटर, और साउंड की इंटेंसिटी नापने के लिए ऑडियोमीटर यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चीफ स्पोक पर्सन ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? भारत की विदेश नीति का प्रमुख प्रवक्ता कौन होता है? तो इसका करेक्ट आंसर प्राइम मिनिस्टर होते हैं। जो चीफ स्पोक पर्सन होता है ना इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये कॉमन कैडर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे। पोस्ट बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत लोगों ने भरा है। 35 नंबर बहुत होते हैं। जनरल अवेयरनेस अगर आपने अच्छे से कर ली तो 30+ में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मैथ्स और रीजनिंग वगैरह तो आप कर ही लोगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी बहुत अच्छी पोस्ट है और सैलरी भी बहुत है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग MCQ IQ।